चाहता हूँ मैं मुनीर इस उम्र के अंजाम पर एक ऐसी ज़िंदगी जो इस तरह मुश्किल ना हो। कुछ देर चाहते थे कि सोचें तेरे लिए, तूने वो वक्त हमको ज़माने नहीं दिया। और ऐसे ही बेशुमार अशार, खूबसूरत जुमलों, खूबसूरत मिसरों और दिलकश शख्सियत के मालिक जनाब मुनीर नियाज़ी साहब की याद में ये महफ़िल तरतीब दी गई है। मजलिस तरक्की अदब की ये खुशकिस्मती है कि यहाँ के डायरेक्टर नाज़िम सदर नशीन मजलिस तरक्की अदब अब्बास ताबिश साहब ख़ुद भी एक बेपाया शायर हैं और अदब नवाज़ हैं, अदब शनास हैं। उनकी ये बड़ी ख्वाहिश थी कि इस मर्तबा हम खुल के मुनीर नियाज़ी साहब की यादें शेयर करें। और आज इस महफ़िल की सदारत फरमा रहे हैं हमारी बड़ी खुशकिस्मती, पूरी दुनिया में जिनका नाम बहुत अजीम दानिश्वर, मुहक्किक, शायर और अदीब के तौर पर लिया जाता है। डॉक्टर खुर्शीद रिजवी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और अपने दीरीना दोस्त जनाब मुनीर नियाज़ी साहब की इस महफ़िल की सदारत फरमाएँ। उन्हीं के बहुत करीबी दोस्त, बहुत उम्दा शायर, उससे भी बड़े ड्रामा निगार, उससे भी बड़े कॉलम निगार, बहुत बड़े इंसान और हमारे सरों पे अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, जनाब असगर नदीम सैयद साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो भी तशरीफ़ ले आएँ। और जहाँ पे आज यादों की खुशबू है और मुनीर नियाज़ी साहब की महक है और उन्हीं का एक तसलसल है, आज की तकरीब की मेहमान ख़ुसूसी साहिबा शाम, उनकी शख्सियत की निस्बत बेहतर, उन्हीं की शरीक हयात मोहतरमा नाहिद नियाज़ी साहिबा। हम सब आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं और हमें लगता है कि मुनीर नियाज़ी साहब भी आपकी मौजूदगी में यहीं कहीं पे मौजूद हैं। मैं तकरीब के बाकायदा आगाज़ के लिए सबसे पहले इल्तमास करूँगी जनाब अब्बास ताबिश साहब से कि वो इब्तदाइया कलमात कहें और इस तकरीब का आगाज़ करें। जनाब अब्बास ताबिश साहब। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर खुर्शीद रिजवी साहब का, मोहतरमा नाहिद नियाज़ी साहबा का, असगर नदीम सैयद साहब और दूसरे हमारे शुरका का, जो मुनीर नियाज़ी साहब की यादों को ताज़ा करने के लिए यहाँ आए। शायद ताज़ा का लफ्ज़ भी मैं फालतू बोल रहा हूँ, उनकी यादें कभी महव होती नहीं है। हम सब जानते हैं कि आखिर में सिर्फ लफ्ज़ बच जाता है और अगर उस लफ्ज़ के पीछे शायर की शख्सियत मज़बूत हो, करिश्मेटिक हो, तो वो रह जाती है, वरना सब शख्सियात भी महव हो जाती हैं। और नियाज़ी साहब यकीनन एक ऐसे हमारे शायर थे, नहीं कहूँगा हैं, जिनका एक करिश्मा रहा है हर दौर में। हमेशा ख़वास व अवाम में बहुत मकबूलियत उनकी रही और है। अभी खुर्शीद रिजवी साहब फरमा रहे थे कि जो वो ख़ुद थे वही उनकी शायरी थी, और ये बहुत कम शायरों में होता है। बहुत से शायर होते हैं जो लिखते हैं, वो पता नहीं कैसे लिखते हैं, उनकी शख्सियत में वो चीज़ होती नहीं है। ख़ुसूसन मोहब्बत के हवाले से तो ये अलमिया हमारा हमेशा से रहा है कि बहुत लोग मोहब्बत की गर्दान करते हैं, लेकिन उनकी शख्सियत में मोहब्बत नहीं होती। तो बड़ा शायर वही होता है जो बड़ा इंसान भी हो। ये रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है और मैं हमेशा इसको सच समझता हूँ और देखा भी है हमने। बाज़ ज़मानों में ऐसा भी हो जाता है कि कुछ शायर आते हैं, शख्सी एतबार पे ठीक नहीं होते और एक शायर के तौर पर
उनका कोई वक्ती तौर पे एक ज़िक्र भी शुरू हो जाता है, लेकिन बहुत जल्द जो है वो उनका ज़िक्र ख़त्म हो जाता है, लफ्ज़ भी नहीं रहता और वो शायर भी नहीं रहते। मुनीर हमारे एक ऐसे शायर हैं जिन्हें हमने तो खैर जवानी में उन्हें देखा भी, घर भी जाया करते थे, और उनकी मोहब्बत जो है उसको हमने यूँ समझें कि उससे बहुत इस्तिफ़ादा किया। नियाज़ी साहब अमेरिका जा रहे थे, बातें बहुत सी हैं, लेकिन मैं सिर्फ असल में तो शुक्रगुजारी के लिए यहाँ बैठा हूँ कि तब दोस्तों का शुक्रिया अदा किया जाए, लेकिन नाइब नियाज़ी साहिबा बैठी हैं तो मैं वो वाक़या ज़रूर मैं सुनाना चाहूँगा। अमेरिका से हमारे कुछ दोस्तों ने कहा कि हम मुनीर नियाज़ी साहब को बुलाना चाहते हैं मुशायरे में, तो मैं गया उनके पास, वो जाते नहीं थे, तो उन्होंने शर्त रखी कि अगर नाहिद मेरे साथ अगर आप अरेंज करते हैं तो मैं जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। और ये उनकी नाहिद साहिबा से एक मोहब्बत कि उन्होंने बाकायदा स्टैंड लिया। ये अलग बात है कि वीज़ा हमारे बस में नहीं था, वो अमेरिकन एम्बेसी ने इन्हें वीज़ा नहीं दिया, और वो गए भी तो बड़े आज़ुर्दा होके, और वहाँ बैठे भी यही सुबह शाम मेज़बानों से पूछते थे कि भाई उनको कब आप टिकट भेज रहे हैं, कब वीज़ा आ रहा है। और शायद यही मोहब्बत है कि अब उनके बाद नाहिद नियाज़ी साहिबा ने जिस तरह उनकी यादों को ज़िंदा रखा हुआ है, जिस तरह उस घर को आबाद रखा हुआ है, और जिस तरह उनकी सालगिरह मनाती हैं, मैं देखता रहता हूँ वो सारी चीज़ें, और जिस तरह उनकी बरसी पर उन्हें याद किया जाता है, तो आज हमारा ये एज़ाज़ है मजलिस तरक्की अदब का कि इनके साथ मिल के हम सब लोग जो हैं वो उनको याद कर रहे हैं। तो आपका बतौर ख़ास शुक्रिया डॉक्टर साहब, असगर नदीम सैयद साहब, बाकी तमाम शुरका का कि आप तशरीफ़ लाए। बहुत खूब। जनाब अब्बास ताबिश साहब अपने ख़यालात का इजहार कर रहे थे। सबसे पहले मैं अरशद नईम साहब से इल्तमास करती हूँ कि जनाब मुनीर नियाज़ी साहब के हवाले से कुछ गुफ्तगू करें। मुनीर नियाज़ी साहब उन शोरा में से हैं जिनके पास अपना फ़िक्री निज़ाम भी है, अपनी फ़ज़ा भी है, अपना असलूब भी है उनके अंदर है। और बड़ा शायर जो है, हम देखते हैं कि बड़ा शायर अपने पहले मजमूए से ही बड़ा शायर नज़र आना शुरू हो जाता है। तो मुनीर नियाज़ी साहब के यहाँ भी यही है कि वो अपने पहले मजमूए से हमें नज़र आता है कि ये आम शायर नहीं है, ये बड़ा शायर है, ये अहम शायर है। तो मुनीर नियाज़ी साहब ने उर्दू शायरी के अंदर जो अक्सर हम नज़म के हवाले से उन्हें याद करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी गज़ल भी इतनी तवाना है कि उसको हम जो उर्दू गज़ल का सरमाया है उसमें नुमायाँ मकाम पे उनको रखा जा सकता है। और जिस तरह से उनकी नज़म पे काम हुआ है, मैं समझता हूँ उनकी गज़ल पे उतना काम नहीं हुआ, उनकी गज़ल भी उसी तरह से अहम है। और मुनीर नियाज़ी साहब ने पंजाबी में, मैं समझता हूँ उन्होंने पंजाबी में भी एक नया रंग निकाला। वो ऐसी उन्होंने नज़में कहीं कि फिर उनकी तकलीद में हम देखें कि पूरी एक नस्ल नज़र आती है, 2-3 दहाइयों के अंदर उनकी नज़म को कॉपी किया गया। तो इस तरह के शायर जो होते हैं वो इनके अंदर भी एक, मुनीर नियाज़ी साहब के अंदर भी एक चीज़ है कि बड़े शायरों में एक मसला भी होता है। बड़े शायरों में मसला ये होता है कि वो टर्मिनस की तरह होते हैं, अपने से अंदर अपनी फ़िक्र को आगे नहीं चलने देते। लेकिन कुछ शायर ऐसे भी हैं हमारी शेरी रवायत के अंदर, जैसे फैज़ हैं, उनसे वो टर्मिनस नहीं है, बल्कि उनके अंदर एक ऐसी तख्लीकी अपील मौजूद है कि उसको हम आगे लेकर के आपके अंदर तख्लीकियत को नमूदार करते हैं। वो जो शोरा आपके अंदर तख्लीकियत को उभारते हैं, उनमें मुनीर नियाज़ी साहब नुमायाँ तरीन नामों में से नाम है। और आज की ये नशस्त में उनकी बहुत सारी चीज़ें, जो बड़ा फ़नकार होता है वो जिस शोबे में जाता है अपना निशान छोड़ जाता है। ये उन्होंने गाने, अगरचे फ़िल्मी गाने उन्होंने कम लिखे हैं, लेकिन इतने खूबसूरत गाने लिखे हैं कि हम अब फिल्मी गानों की अगर तारीख़ को देखेंगे तो मुनीर नियाज़ी साहब के उन गानों को हम निकाल नहीं सकते उसमें से, अपनी फ़िल्मी तारीख़ में से। तो मैं समझता हूँ कि आज में ताबिश साहब ने माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा काम किया है। ऊपर सफदर साहब ने कुलियात भी बड़े खूबसूरत छाप दिए हैं, दोनों कुलियात पंजाबी के भी उर्दू के भी। मैं इन अल्फाज के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ सबका, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
अभी अरशद नईम साहब ने उनकी नज़्म के हवाले से बात की, तो उनकी रोज़ाना ज़िंदगी पर मुंतबिक होती हुई शायरी में तो एक बात मैं ज़रूर उन्हें कहती थी कि जब मैं सुबह निकलती हूँ तो हमेशा जहन में यही नज़्म होती है कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं, और जब मैं शाम को नाकाम व नामुराद लौट रही होती हूँ तो हमेशा यही होती है कि अज दा दिन भी एवें ही लंघिया, कोई भी कम ना होया, ना मैं याद खुदा नू कीता, ना मैं जाम शराब दा पीता, अज दा दिन भी एवें ही लंघिया। तो ये एक अजीब डे टू डे लाइफ के ऊपर मुंतबिक होती हुई ज़िंदगी है। थोड़ा सा जायका बदलते हैं, अदील बरकी से उनकी ही कोई चीज़ सुनते हैं, और अगर ये वो सुना दें तो फ़रूख़ ज़हरा गिलानी, आपको याद है आपी जान सामने बैठ के वो गाया करती थी, उस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्तों। मेरी गायकी के हवाले से भी हमेशा उन्होंने मुझे शाबाश से नवाजा, और अब्बा की आखिरी तकरीब में जिसे मुनीर नियाज़ी साहब ने ख़ुद सब अरेंज किया खुर्शीद महल हिल्टन में, उनकी एक बात थी कि या फिर तुसी अहमद नदीम नू बुला लो तो या मैं आवांगा, वरना काम सारा हो गया है। बट 11th आवर पे वो ख़ुद भी तशरीफ़ ले आए उस तकरीब में, और बहुत सारी सुहानी यादों के साथ साथ आपने मुझे कहा है उनके बहुत सारा कलाम मुझे याद है, लेकिन अगर इस वक्त मैं बीच में कोई मिस्टेक करूं तो आप सब उनके मतवाले हैं, मुझे बताते जाइएगा। उस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्तों, उस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्तों, अश्के रमा की नहर है, अश्के रमा की नहर है और हम हैं दोस्तों, उस बेवफा का शहर है। आँखों में उड़ रही लुटी महफिलों की धूल, इबरत सराय दहर है और हम हैं दोस्तों, उस बेवफा का शहर है। शामे अलम ढली, शामे अलम ढली तो चली दर्द की हवा, रातों का पिछला पहर है और हम हैं दोस्तों, उस बेवफा का शहर। कैसे कैसे लोग हमारे जी को जलाने आ जाते हैं, अपने अपने गम के फसाने हमें सुनाने आ जाते हैं। कैसे कैसे लोग हमारे जी को जला आ जाते हैं। ये गैर है और मैं इनके लिए बेगाना हूँ, फिर भी एक रस्म है अब निभाने आ जाते हैं।
फिर भी मुनीर साहब के हम दीवाने गाने आ जाते हैं। इनसे अलग में रह नहीं सकता इस बेदर्द ज़माने में। अब कौन मुंतज़िर है हमारे लिए वहाँ, अब कौन मुंतज़िर है हमारे लिए वहाँ। शाम आ गई है लौट के घर जाए हम तो क्या दुनिया से खामोशी से गुजर जाए हम तो क्या जिंदा रहे तो क्या है जो मर जाए हम तो क्या दुनिया से खामोशी से गुजर जाए हम तो क्या दिल की खलिश तो साथ रहेगी तमाम उम्र, दिल की खलिश तो साथ रहेगी तमाम उम्र। दरिया के पार उतर जाए हम तो क्या दुनिया से खामोशी से गुजर जाए हम तो क्या जिंदा रहे तो क्या है जो मर जाए हम तो क्या दुनिया से खामोशी से गुजर जाए हम तो क्या। बहुत अच्छा, बहुत आपने यादों में अपना हिस्सा डाला आदिल, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं अब मुल्तमिस हूँ जनाब हुसनैन सहर साहब से, वो तशरीफ़ लाएँ। सबसे पहले तो मजलिस को बहुत मुबारक, अब्बास साबिर साहब को बहुत मुबारक। करने वाले जो काम हैं वो जब से अब्बास साबिर साहब ने संभाली है मसले वो हो रहे हैं, तो बहुत मुबारक मजलिस को सबसे। लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि नियाज़ी साहब जितने मासूम नज़र आते हैं बहसियत शायर वो उतने मासूम थे नहीं, वो बहुत ज़ीरक शायर थे। और मेरा ख्याल से उनकी ताबिश साहब ने वाक़या सुनाया कि अमेरिका के हवाले से ही कि रात को किसी टाइम आँख खुली तो नियाज़ी साहब को देखा कि नियाज़ी साहब कुछ 3-4 बजे का टाइम था गालिबन, तो देखा कि नियाज़ी साहब के कमरे में थोड़ी सी लाइट जल रही है, तो मेज़बान ने थोड़ा खोल के देखा तो नियाज़ी साहब सजदे में थे और ज़ारो कतार रोए जा रहे थे। तो इसी तरह जो उनकी शख्सियत से बज़ाहिर ऐसी नरगसियत नज़र आती है हमें, लेकिन वो जितने बड़े मुवहद थे उसी तरह जितनी मासूमियत हमें उनकी पोइट्री में उनकी लफ्ज़ियात में नज़र आती है उतने मासूम वो नहीं हैं। और मैं समझता हूँ कि नक़ाद जितने भी हैं और तनकीद जितनी भी अब मॉडर्न तनकीद इस नहज पे पहुँच चुकी है कि उनको एक्सप्लोर करना चाहिए बड़ा सीरियसली मुनीर नियाज़ी साहब को, क्योंकि आजकल हम ये देखते हैं कि बस शायरी करनी है और शायरी सुनानी है, ना किसी को सुनना है, ना कुछ पढ़ना है, ना मुताला करना है।
लेकिन आप न्याज़ी साहब को देखें कि वो अपनी तमाम तर मासूमियत और इस तमाम तर इस बंदोबस्त के बावजूद इतनी गहरी नज़र रखते थे वो बैनुल-अक़वामी तहरीक के ऊपर, जो फ़न के हवाले से, आर्ट के हवाले से, लिटरेचर के हवाले से जो तहरीक रही हैं, और बहुत गहरी नज़र थी। और यकीन जानिए कि जितने बड़े बड़े जय्यद नक़ाद भी हों वो शायद उतनी अमीर नज़र ना रखते हों इन पर जितनी न्याज़ी साहब की थी। तो वो बिल्कुल इस तरह के मासूम शायर जितने हैं उतने लगते हैं उतने हैं नहीं। उनको बहुत सीरियसली पढ़ने की हमें आज ज़रूरत है। अब देखिए वो हम, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, हमारे बुज़ुर्ग बैठे हैं वो भी यकीनन इसको सेकंड करेंगे कि एज़रा पाउंड उनके फेवरेट पोइट थे। और ये भी कोई ढकी चुकी बात नहीं है कि तनकीद में उनको एस.टी. कॉलरिज की तनकीद ज़्यादा पसंद थी। तो अब हम में से मेरे ख्याल से कुछ, और वो भी मतलब जो पुराने हैं, उनको शायद आइडिया हो कि वो एस.टी. कॉलरिज की तनकीद क्या होती थी। अब तो कुछ पढ़ने लिखने का रिवाज रहा ही नहीं, लेकिन न्याज़ी साहब की तमाम चीज़ों पर बहुत नज़र थी। और मैं यहाँ पे इस फोरम का फ़ायदा उठाते हुए सिर्फ एक जो थोड़ा सा मैंने उनको अब आकर, इस उम्र में आकर जो थोड़ा उनको पढ़ा और थोड़ा सा समझने की कोशिश की, तो मेरे ख़्याल से नौजवान भी यहाँ बैठे हैं, बुज़ुर्ग तो सब जानते ही हैं कि अगर आपने मुनीर न्याज़ी साहब को समझना है तो दो तहरीक का मुतालिया आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक रोमांटिसिज्म यानी रोमानवी तहरीक जो है वो, और एक है फिर आपकी ये इमेजिज़म, मंजर निगारी जिसको कहते हैं। तो ये जो रिवायत चलती आती थी विक्टोरियन एज से, वो आके ख़त्म हुई रोमांटिसिज्म के ऊपर, और फिर जब ये 20वीं सदी आई तो उसमें एक नया दौर शुरू हुआ, और जदीदियत की जो माँ है वो यही इमेजिज़म है जो एज़रा पाउंड और उनके साथ के शायरों ने शुरू किया। तो मैं थोड़ा सा सिर्फ नौजवानों की बेनिफिट के लिए बता दूं कि जो रोमांटिसिज्म है, एक तो लफ्ज़ियात के हवाले से उन्होंने कहा कि जी विक्टोरियन बहुत पुरशुकोह किस्म के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो अल्फाज को रोज़मर्रा के करीब लाओ, जैसे कि हमारी उर्दू मुअल्ला है और वहाँ से हम इस नहज पे पहुँच चुके हैं। और लेकिन जो सही कंटेंट के हवाले से जो रोमांटिसिज्म ने कहा वो ये कहा कि, और आप ये देखिएगा कि ये रोमांटिसिज्म को जब हम बात करते हैं तो किस तरह वो मुनीर न्याज़ी साहब की शख्सियत के ऊपर और मुनीर न्याज़ी साहब की शायरी के ऊपर सादिक आती है। रोमांटिसिज्म ने ये कहा कि जो एक शायर है जो उसकी दाखिली कैफियत हैं जिसमें वो इमेजिनेशन का सहारा लेता है, उस दाखिली जो कैफियत है उसके अपने असूल हैं, उसके अपने कानून हैं, और वही असूल और वही कानून जो हैं वही शायरी का मंबा तसव्वुर किए जाने चाहिए। यानी कि जो एक इनिशियल जो रिस्पांस है शायर का, जो अपनी खलवत में जो उसको रिस्पांस मिलता है, वही रिस्पांस है जो असल शायरी ठहरेगा। और इस हवाले से जो इमेजिनेशन है उसको एस.टी. कॉलरिज ने कहा कि ये एक इतनी बड़ी फोर्स है, एक तिलिस्माती फोर्स है, और ये वो तिलिस्माती फोर्स है जो शायर को भी और शायरी के कारी को भी दोनों की रूह को हरकत में ले आती है। तो लिहाजा उन्होंने तो ये भी कहा कि इल्लत और सबब ये सब कुछ ही मावराई सूरत हाल है। तो ये था रोमांटिसिज्म, जिसमें कि हम ये देखते हैं मुनीर न्याज़ी साहब का एक शेर मुझे बहुत शुरू से ही हॉन्ट कर रहा है और आज भी हॉन्ट करता है कि है बाबे शहर मुर्दा गुज़रगाह बाद शाम, मैं चुप हूँ इस जगह की गिरानी को देखकर। तो ये जो चुप आती है ना, ये तिलिस्म का मतलब ही ये है कि तिलिस्म एक हैरत साथ लेके आता है और हैरत इंसान को चुप करवा देती है। पेब्लो नेरूदा ने कहा था कि शायरी मेरी तलाश में आती है, लेकिन कहाँ से आती है ये मुझे मालूम नहीं है। मुनीर न्याज़ी साहब ने जो मनाजिर बांधे हैं वो ऐसे सरीह, ऐसे पोटेंट और ऐसे बिल्कुल आपके सामने, जिस तरह भी मैंने ये शेर भी अर्ज़ किया कि आपको पहुंचा देते हैं उस जगह के ऊपर। तो ये जो एक उनकी रोमांटिसिज्म की दाखिली फ़िज़ा है और ये जो उनकी
इमेजरी की बैरूनी फ़िज़ा है, इसने एक अजीबो गरीब संगम पैदा कर दिया है। यानी ये आप यकीन मानिए दोनों मुतहारिब तहरीकें हैं। इमेजिज़म ने आकर कता करने की कोशिश की रोमांटिसिज्म को। विक्टोरियन तो खैर ज़माना लग चुका था तब तक, तो ये मुतहारिब तहरीकें हैं। और अब ये देखिए कि जब एस टी कॉलरिज जब लिखता है तो वो एक अजीब उसकी वो मावराई सूरत हाल होती है जो आपको मुनीर न्याज़ी साहब के यहाँ भी नज़र आती है। वो एलोयन लैंप था, उसको देखकर वो एक इल्हामी कैफियत में चला गया शायरी में, अपनी पोइम में, और फिर उस इल्हामी कैफियत से वो एक खौफ में दाखिल हो गया। इसी तरह एंशेंट मैरिनर उसकी पोइम है कॉलरिज की, उसमें उसने एक मावराई सी कश्ती देखी और फिर वो दाखिली किस्म की तन्हाई का शिकार हो गया। अच्छा, और एजरा पाउंड उसने भी मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों ने उसके भी कैंटोज पढ़ रखे होंगे, तो उसके कैंटोज में भी जो अनएडिटेड वर्जन्स आते हैं उसके बीच में भी आता है कि एक दरिया है जिसके ऊपर अरवाह का राज है। लेकिन उसने बाद में इन द इंटरेस्ट ऑफ इमेजिज़म ये पूरे का पूरा कैंटो, ये पूरा बंद ही अपनी उस कैंटोज नज़म में से निकाल दिया ताकि मेरी इमेजिज़म की तहरीक के ऊपर कोई असर ना पड़े। तो यानी मेरा कहने से मुराद ये है कि यहाँ अगर जब आप रोमांटिस्ट हैं तो फिर आप पूरे रोमांटिस्ट हैं, और अगर आप इमेजिस्ट हैं तो फिर आप पूरे इमेजिस्ट हैं। ये जो एक मैं तो कहूँगा अजूबा हमारे सामने मुनीर न्याज़ी साहब की शक्ल में आया और उनकी शायरी की शक्ल में आया कि उन्होंने रोमांटिसिज्म को और इमेजिज़म को एक ही जगह इकट्ठा कर दिया। और ये यकीन मानिए कोई बहुत आसान काम नहीं था। इसका मतलब ये है कि वो एक इंतहाई ज़ीरक शायर थे। वो जो उन्होंने लिबादा ओढ़ रखा था अपनी मासूमियत का, वो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन उनकी पोइट्री को, मुनीर न्याज़ी की शायरी को डिसाइफर करने की जितनी ज़रूरत आज है उतनी ज़रूरत पहले कभी नहीं थी। और फिर मैं यही जो शेर मैंने आपसे पहले सुनाया आपको, उसी पे इख्तिताम भी करना चाहूँगा और आप ख़ुद देख लीजिए। देखिए वो होता ये है कि यही रोमांटिसिज्म और इसको इमेजिज्म को समझने के लिए एक और थ्योरी आई थी, उसे कहते हैं मिरर लैंप थ्योरी। यानी एक थ्योरी ये कहती है कि जी शायरी को लैंप की तरह होना चाहिए, चिराग के मानद होना चाहिए कि उसके अंदर से रोशनी फूटे। और दूसरी थ्योरी कहती है कि एक शायर को या शायरी को एक आईने की सूरत होना चाहिए कि जो कुछ दुनिया में है उसको एक आईने की सूरत वो माशरे के सामने पेश कर सके। तो ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट 180 डिग्री की तहरीक हैं। लेकिन आप अब इसी शेर में दोबारा से देख लीजिए कि है बाबे शहर मुर्दा गुजरगाहे बाद शाम, कैसी इमेजरी है बीच में, कैसी क्रिस्प सरीह मंजर निगारी है। और मैं चुप हूँ इस जगह की गिरानी को देखकर, यहाँ रोमांटिस्ट आ जाता है और आके वो उस तिलिस्माती हैरत का शिकार होकर बिल्कुल चुप हो जाता है। तो मैं इस फोरम के हवाले से बस यही कहना चाहूँगा कि जितने भी नौजवान हैं यहाँ मौजूद हैं वो मुनीर न्याज़ी साहब की शायरी को असरे नौ पढ़ें। कुलियात सफदर भाई ने छापी हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं और मुबारक आपको भी बहुत ज़्यादा जी। और हम सबको मुबारक इस कदर खूबसूरत, और हमेशा से जो आपका स्लोगन है कि हमारी किताबें मयारी किताबें, कम कीमत किताबें, तो वो आपने स्लोगन आज तक अपने पास रखा हुआ है और उसकी पासदारी कर रहे हैं। आपके लिए बहुत तालियां होनी चाहिए। तो ये कुलियात हमारे दरमियान आ चुकी है। मेरी सबसे गुजारिश है जो न्याज़ी साहब को जानते हैं, उनको पढ़ चुके हैं, वो भी दोबारा पढ़ें, और जो नौजवान हैं वो भी उसका मुताला करें और उसके बाद ये देखें और जितनी भी तहरीक अदबी गुजरी हैं उन सब का मुताला भी करें। वो आपको मुनीर न्याज़ी की शायरी को डिसाइफर करने में काम आएंगी और आपको ये भी बताएंगी कि मुनीर न्याज़ी किस कदर कद आवर शायर थे। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब हसनैन सहर साहब, उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ मुनीर न्याज़ी साहब की शायरी के स्कूल ऑफ थाट की बात की और जिस करीने से और मेहनत से और सलीके से उन्होंने वो शहर आबाद किया था जिसके अंदर रहकर वो शायरी करते थे और बहुत ज़्यादा आम दुनिया के अंदर वो दाखिल नहीं होते थे, उस फ़ज़ा से बाहर नहीं निकलते थे, उसी कुटिया के अंदर रहते थे
और बाकायदा अपनी शायरी की हिफाजत करते थे और बहुत मोहतात थे अपनी शायरी के हवाले से। ज़ाती ज़िंदगी में एक मासूमियत उनकी अलग से थी। वो अलहम्द के बैठे सफदर साहब ने देख के याद आ गया कि पब्लिशिंग हाउस इतना खूबसूरत चलाते हैं, तो हम मुनीर न्याज़ी साहब से आप जान आपको याद है पूछते थे कि आपने ज़िंदगी में नौकरी या काम क्यों नहीं किया, तो कहते थे क्यों नहीं, मैं आपको पब्लिशिंग हाउस बना के तो बंद किए थे। तो वो नाकामी उसकी थी, लेकिन वो शायरी की कामयाबी बहुत बड़ी थी। अब मैं बड़ी मोहब्बत के साथ हमारी दोस्त दानिश्वर डॉक्टर साइमा इरम से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ या वहीं पे वो मुनीर न्याज़ी साहब की शख्सियत और फ़न के हवाले से हमसे अपनी गुफ्तगू शेयर करें। सबसे पहले तो मैं आज के दिन पे इस महफ़िल के बर्पा करने में और इस महफ़िल में मुझे शरीक होने की दावत देने पे या ये मौका फ़राहम करने पे मैं बास्ताबी साहब की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मेरा मुनीर न्याज़ी साहब से ताल्लुक़ उस तरह का नहीं है जिस तरह का यहाँ पे मौजूद कुछ सीनियर्स का और कुछ मेरी नस्ल के लोगों का भी है कि उनकी ज़्यादा मुलाकातें रही हैं। मेरी मुनीर साहब से ज़्यादा मुलाकातें नहीं रही। मैंने उनको ज़रा फासले से देखा, क्या उनके दोस्तों की गुफ्तगुओं से उन्हें जाना, या फिर उनके शेर ने मुझे उनसे थोड़ा बहुत रोशनास कराया है। तो यहाँ जो जिस तरह की महफिल बर्पा है और कुछ मेरी तबीयत भी नासाज है, ज़्यादा मैं बात नहीं कर सकूँगी। इसमें उस तरह से लिखे हुए मकाले को तो पढ़ने का मौका नहीं है। मैं कुछ 2-4 बातें जो मैंने लिखी हैं, यानी उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो ये जो मज़मून एक तवील उसका कुछ हिस्सा जो है वो मैं आपके सामने पेश करूँगी। ये इसका उन्वान मैंने रखा है शहर मुनीर का किस्सा। मुनीर न्याज़ी की शायरी पर जस्ता जस्ता बहुत कुछ लिखा गया, अलबत्ता अब भी उनकी शायरी की कई परतें ऐसी हैं जिन्हें खोलने की ज़रूरत है। मुनीर तिलिस्मात का शायर है, ये बात तो अब अमूमी सी हो गई है। मुनीर चंद्रबंसी कबीले से ताल्लुक़ रखता है, यानी रात की बात करता है, ये भी सभी जानते हैं। मुनीर तुद नशा खुमार सा शायर है, भला कौन इस अमर से वाकिफ़ नहीं। मुनीर की शेरी लुगत में आसिफ ज़दगी, चीखती चुड़ैलें, पिछल पाइयाँ, जहरीले सांप, भूत और प्रेत भी डर आए हैं, इसकी खबर भी सभी को है। मुनीर न्याज़ी सख्त जुमलाबाज था। इसके जुमलों के घायल अब भी कहीं इसके नाम पे पहलू बदलते दिखाई दे सकते हैं, ये बात भी सभी के इल्म में है। ये भी दुरुस्त है कि मुनीर अपने ज़माने का एक मारूफ नाम रहा और उसको अच्छे नक्काद और आशिक सामे मैसर आए, और उसने जिस चीज़ को खुर्शीद रिजवी साहब ने तख्लीकी फ़ुर्सत कहा है, और उसने उस तख्लीकी फ़ुर्सत को कभी हाथ से न जाने दिया जिसने उसे निगाहें दिगर अता किए रखी। लेकिन ये भी दुरुस्त है कि मुनीर के इस दुनिया से चले जाने के बाद ख़ास तौर पर जब उसके दोस्तों और नक्कादों, यहाँ नक्काद से मैं मुराद वो अहबाब ले रही हूँ मुनीर के जिन्होंने मुनीर की ज़ाती ज़िंदगी को भी देखा था और उसके शेरी सफ़र को भी देखा था, और जो मुनीर के हल्का अहबाब में शामिल भी थे और उसकी शायरी के अवलीन कारी भी थे और अवलीन लिखने वाले भी थे। तो उनके रुखसत हो जाने के बाद मुनीर को शख्सी हवालों से तो याद रखा जाता है। आज भी बहुत सी बात मुनीर के शख्सी हवालों से हो रही है, आगे आइंदा भी होगी, क्योंकि मुनीर भी उन चंद शख्सियात में मुनीर को हम शामिल कर सकते हैं कि जिनकी शख्सियत भी बड़ी होती है और जिनकी शायरी भी बड़ी होती है। शुक्र है कि उनकी शख्सियत मीरा जी की तरह की नहीं थी कि महज शख्स ही शख्स पे बात हो जाती और शायर पे बात ना होती। बहरहाल फिर भी मुनीर के कुछ शख्सी हवालों से तो याद रखा जाता है, अलबत्ता उसके हुनर, उसकी गज़ल और उसके शेर पर बात कम कम ही होती है, और अगर होती भी है तो वो मारूफ गज़लों नज़मों की बाज़ खानी और पिछलों के फ़हम के तासुर से बाहर नहीं निकल पाती। अशफाक़ अहमद साहब ने एक जगह गालबन ये तेज़ हवा और तन्हा फूल के दिबाचे के तौर पे भी ये तहरीर शामिल की थी। उसमें उन्होंने एक जगह लिखा, और मुझे इख्तलाफ की इजाज़त भी दीजिएगा उनसे, उन्होंने लिखा कि लेकिन इतनी सारी खूबियों के बावजूद मुनीर में या उसकी शायरी में एक ख़राबी भी है,
वो ना जमहूर का शायर है, ना अवाम का, ना कसीदा गो है, ना सरकारी शायर। वो मुसव्वरे फितरत है, ना शायर इनकलाब। वो तो बस शायर है, खाली शायर, और इसके सिवा कुछ भी नहीं। मुझे इस जुमले से इख्तलाफ की इजाज़त दीजिए। गालिबन अशफाक साहब ने जब ये जुमला कहा कि उनके पेश नज़र एक मजमुआ होगा या मुनीर की अपनी ज़ाती ज़िंदगी होगी, या मुनीर के आगाज़ के, मुनीर की शायरी के आगाज़ में जो मैंने सुना उनके दोस्तों की ज़ुबानी कि वो एक ख़ास तरह के तिलस्माती फ़िज़ा बनाते थे, और वो जो कह सकते हैं ना कि कमबख्त हाथ भी धोता है तो शायर लगता है, तो वो एक मामला था। और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि उनकी शख्सियत भी बहुत बड़ी थी, और उसकी शख्सियत में जो रोमांटिसिज्म जिसका जिक्र हसनैन साहब ने भी किया वो भी काफ़ी ज़्यादा थी। और जिस तरह की शायरी वो कर रहे थे उस तरह की शायरी आम नहीं थी, यानी ऐसी नहीं थी जो हर एक शख्स उस ज़माने का उस तरह की शायरी कर रहा हो। यानी पिछड़ परियों का जिक्र, रंगीन दरवाज़ों का जिक्र, चीख का जिक्र, तो शायद उनको ये लग रहा वो शायरी इनकलाब और एक प्रोपेगेंडे के तहत जो शायरी की जाती है, या मंशूर के तहत, या बड़ शकोह के साथ जो शायरी की जाती है, शायद अशफाक साहब ये कहना चाह रहे थे कि वो ऐसा नहीं है। लेकिन वो या तरक्की पसंद नहीं है, या ये कह लीजिए, लेकिन ये कह देना कि वो सिर्फ शायर थे और बस, ये इससे थोड़ा सा हमें इख्तिलाफ करना चाहिए। अशफाक अहमद ने ना जाने किस झोंक में मुनीर को खाली शायर करार देते हुए उसको जमहूर और अवाम तक से बेगाना कर दिया। गालिबन वो ये कहना चाहते थे कि मुनीर की अवलीन हैसियत एक शायर की है। मुनीर की अवलीन हैसियत बिल्कुल एक शायर की है। और फिर इसी मजमून की किसी पिछली सतर में उन्होंने ये दावा भी किया था कि मुनीर कोहेश वाले के दामन में बसी उस बस्ती को याद करता रहता है जो इब्तदार ज़माना से कहीं खो गई। और उनके अल्फाज हैं कि ये मुनीर न्याजी की बस्ती थी जो इसकी इर्द कम और उसके जहन की गहराइयों में तिलिस्मी रंगों में भीगे हुए घर बसाकर बसती जाती थी। उनकी ये राय किसी न किसी तरह से आज भी हमारे जब हम मुनीर को याद करते हैं तो कहीं ना कहीं इसकी बाज़ इस राय की हमें सुनाई दे जाती है कि मुनीर ने अपने अंदर का सफ़र इख्तियार किया, या मुनीर ने, या उस ज़माने की शायद रवाज ये था कि खोई हुई बस्तियों को याद किया जाता था। या जैसे इंतज़ार साहब ने भी माए मुनीर के लिए तहरीर लिखी तो उसमें भी उन्होंने इस तरह की कोई बात लिख दी कि वो चूँकि पुराने ज़माने को याद करता है, एक नई बस्ती को बसा के रखता है, अपने अंदर की बस्ती को बसा के रखता है, तो इसलिए वो मुझे पसंद है। मुझे मेहंदी के पेड़ और मुनीर की शायरी अच्छी लगती है, ये उनका जुमला था। या फिर उन्होंने खानपुर के लिए जो इब्तदाई में नज़में लिखी उसमें भी ये तासुर मिलता है, तो शायद इस वजह से उन्होंने कह दिया। वह अशफाक अहमद मुनीर को शायर दरूमी, माजी परस्त और नरगिसियत ज़दा कहने पर मुसरते हैं। ये नरगिसियत ज़दा का लफ्ज़ भी मैं एहतियात से इस्तेमाल कर रही हूँ, ये भी उसी मजमून के आखिर में अशफाक साहब ने लिखा है। यह तकरीबन वैसी ही राय है जो इंतज़ार हुसैन को महज गई बस्तियों का अफसाना निगार बताती है, और नासिर काज़मी की शायरी को महज खोए मुँह की जुस्तजू। शायद मुनीर को देखने का एक रुख ये भी हो सकता है, लेकिन मुनीर का नया कारी जो उसके ज़माने से ताल्लुक़ न रखता हो, जिसके लिए मुनीर की शायरी का सयाग उसके दोस्तों ने तो तय न किया हो, जो जदीद आज के मुआशरे का परवरदा हो, वो मुनीर को पढ़ता है तो उसे मुनीर सरासर जदीद दौर के शहर का शायर दिखाई देता है। मुनीर फैज़ ने एक नज़्म में कहा था, यहाँ से शहर को देखो, और जब आप उस नज़्म को पढ़ें और फैज़ की नज़र से शहर को देखें, उस मुकाम पे पहुँच के, तो आपको वो मंजर जो आपके इर्द गिर्द होता है वो बदल जाता है। तो उसको मैं इस तरह से कहूँगी कि मुनीर न्याजी की नज़्म से शहर को देखो, और अगर ऐसा देखेंगे तो शहर और शहर का अफरीद जो आज के ज़माने में ख़ास तौर पर तेज़ी से हम सबको अपने लपेट में लिया जा रहा है, वो अपनी पूरी हौलनाकी के साथ अपने वजूद का एहसास दिलाता है। सुहेल अहमद खान साहब ने लिखा था, यूँ महसूस होता है जैसे माह मुनीर नए मकानी फासलों की वुसअत का सफ़रनामा है। ये जुमला बहुत अहम है मेरे ख्याल में। यूँ महसूस होता है जैसे माह मुनीर नए मकानी फासलों की वुसअत का सफ़रनामा है। इसीलिए नज़्मों और गज़लों का तनाजुर जदीद शायरी की घुटन और तंगी मनाजुर से बिल्कुल अलहदा है। ये नए मकानी फासले आप हम सब इससे गुजर रहे हैं।
ये नए मकानी फासले फ़र्द के फ़र्द से फासले भी हैं, ये नए मकानी फासले शहर के शहर से फासले भी हैं, ये घर से घर के फासले भी हैं। मुनीर की शायरी उन नए मकानी फासलों की शायरी है जो जदीद शहर इंसान पर मुसल्लत करते हैं। शहरों की अजनबियत, बेगानगी, अकेलापन, खौफ, दहशत, पुरसरारियत, आलूदगी, तासुब, झूठ, फरेब, आसाइश, ये सब हमें मुनीर के शेर में मिलता है। यहाँ तक कि वो चील भी और क्विड प्रो को यानी अगले का बदला जैसे को तैसा की ख्वाहिश भी जो मुसलसल जबर और खौफ से निपटने वाले के दिल में कभी कभार पैदा हो ही जाती है, तभी तो वो कहते हैं इस शहरिस्तान दिल को जला देना चाहिए, फिर इसकी खाक को भी उड़ा देना चाहिए। और फिर आगे कहते हैं कि इस एक तेज़ रात जैसी सदा हर मकान में लोगों को उनके घर में डरा देना चाहिए। यानी ये जो तलखी जो आज हमारे नए शहर के वासियों में पैदा हो जाती है, उस तलखी का ये इजहार है, वो तलखी जो जबर की सूरत में आती है। एक इंसान नए शहरों का और जदीद शहरों का एक मसला ये भी है कि वहाँ आसाइश ज़रूरत बन जाती है। आप सुबह उठते हैं, आप घर से निकलने की कोशिश में बाथरूम जाते हैं, गुस्ल खाना जाते हैं, आपको अचानक पता चलता है कि गर्म पानी नहीं आ रहा। आप नाश्ता बनाने के लिए बावर्ची खाने में जाते हैं, गैस मौजूद नहीं है। चले ये सब हो जाए, किसी तरह से आप इसको मैनेज कर लें। आप घर से निकलते हैं, वो रास्ता जिस पे आप हर रोज़ चल के अपने दफ्तर, अपने कॉलेज, अपने स्कूल पहुँचते हैं, एक मोड़ काटते ही आपको पता चलता है कि ये रास्ता आज बंद है। उस वक्त जो झुंझलाहट, जो कर्ब, जो बेबसी का एहसास नए शहर आपको देते हैं, वो एहसास एक दिन आपको चीखने पर मजबूर कर देता है। यही वजह है कि जदीद शहरों में क्राइम रेट का बढ़ जाता है, यानी उसमें तनासुब भी उसका बढ़ जाता है और उसकी तादाद भी बढ़ जाती है। फिर जदीद शहरों में बढ़ते हुए फासलों ने जिस अजनबियत, बेगानगी और एलियनेशन को जन्म दिया है, उस पर मुनीर के नज़्म को मैंने यहाँ लिखा है। तो कहते हैं कि एक और घर भी था मेरा, एक और घर भी था मेरा जिसमें मैं रहता था कभी, एक और कुंबा था मेरा, बच्चों बड़ों के दरमियाँ एक और हस्ती थी मेरी, कुछ रंज थे, कुछ ख्वाब थे, मौजूद हैं जो आज भी। वो घर जो थी बस्ती मेरी, ये घर जो है बस्ती मेरी, उसमें भी थी हस्ती मेरी, इसमें भी है हस्ती मेरी, और मैं हूँ जैसे कोई शय, दो बस्तियों में अजनबी। अब एक एक्सरसाइज कीजिए, वो जगह जहाँ आप काम करते हैं और वो जगह जहाँ आपका घर है, उस चौक से हट के किसी चौक पे खड़े हो जाइए और 10 मिनट तक खड़े रह के अपने इर्द गिर्द से गुजरने वाले चेहरों को देखिए और जानिए कि उनमें से कितने चेहरे आपके लिए शनासा हैं, उन चेहरों में से कितनी आंखों में आपके लिए कोई आशनाई की झलक है। तो आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाएगा कि भीड़ में, हजूम में अकेले होना क्या होता है। और यही बेगानगी, जहाँ घर से घर नहीं मिलता, जहाँ हमसाये से हमसाया नहीं मिलता, जहाँ खुशी और गम का कोई तसव्वुर बांटने का नहीं रह गया, मुनीर के इस शेर में देखिए कि वो जो अपना यार था देर का किसी और शहर में जा बसा, कोई शख्स उसके मकान में किसी और शहर का आ बसा। सोशल डिसलोकेशन जी। शहर जहाँ के टाउन और हाउसिंग सोसाइटियों में मोहल्लेदारी का एहसास खत्म हो गया है, जहाँ साथ वाले घर में अब हमसाया नहीं होता, न छत से छत मिलती है न दिल से दिल, खुशी भी अपनी और गम भी अपना है ही, और गम तो अपना है ही। और जैसे मैंने पहले कहा कि सिवाय अपनी काम की जगह पे आपको कोई शरासा चेहरा इस भीड़ में कहीं नज़र नहीं आता। तो मुनीर कहते हैं कि मुश्किल हुआ है रहना हमें इस दयार में, बरसों यहाँ रहे हैं ये अपना नहीं हुआ, वो काम चाहे शहर या शहर से हुआ, जो काम भी हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया। मुझे बेहमदही ताला जो कुछ हमने उनको जैसा देखा कि वो सरतपा एक शायर थे, उन्हीं से ही हमने इक्तसाब फैज़ किया।
कि वो उनके पास बैठकर लगता था हम छोटे नहीं हैं, वो तो बड़े थे ही, हम छोटे नहीं हैं। इसलिए एक बड़ी खुशी होती थी हमें उनके पास बैठते हुए। और खुशकिस्मत कह लें या बदकिस्मत कह लें कि पता नहीं मुझे ये बात करनी चाहिए या नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो बात कर रहा हूँ ये मेरे एजाज़ में शामिल है कि मुनीर नियाज़ी साहब की मौयत में बैठकर आवे हम रंगे सादा के एक दो गिलास मुझे नसीब हुए हैं। मेरा मौला जानता है कि ये वो दिन थे जब हवाओं में उड़े उड़े फिरते थे हम, कि मुनीर नियाज़ी साहब की तरफ से मुलाकात करके आ गए हैं। मैं C1 में रहता था, आप A में होती थी, तो मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं थे वो। फिर भी डर की वजह से, मुझे तो चाहिए था रोज़ ही मिलता, लेकिन डर था उनका एक अजब कि उनकी तबीयत अजीब थी। सर्दियों में कभी कभी वास्कट पहन लेते थे, कराकुली टोपी थी ऊल की, वो मल्ग जैसे रंग की ऑफ वाइट की पहन लेते थे। गर्मियों में कॉटन पहन लेते थे और बड़े आहिस्ता रवीश से चलते थे, बात भी आहिस्ता ही करते थे जैसे उनका स्टाइल है। और पंजाबी में अक्सर बात करते थे वो। और क्या ख़बर थी कि पंजाबी में बात करने वाला ये नियाज़ी ख़ानदान का एक शायर जो है, उर्दू का इस कदर बुलंद पाया शायर बन जाएगा, बना हुआ है और बना रहेगा। इस बात पर हम लोगों को जितना भी फ़ख्र करना चाहिए, काबिल फ़ख्र बात है। बड़े ही अजीब उनका ह्यूला हुआ करता था कि वो सरता। हर बातें तो हैं। आ गई याद शाम ढलते हैं, आ गई याद शाम ढलते हैं, बुझ गया दिल चराग जलते आ गई शाम। ये उनका लहजा था, ये उनका लहजा था कि ए गहराई गहराई वसत पजीरी, आ गई याद शाम ढलते ही, खुल गए शहर गम के दरवाजे, खुल गए शहर गम के दरवाजे, एक जरा सी हवा के चलते, एक जरा सी हवा के चलते आ गई याद जाम डल। अच्छा हाँ, आज ऐनक लाना भूल गया, ये दिखलाई नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अब मैं मुल्तमिस हूँ जनाब डॉक्टर गाफर शहजाद साहब से कि वो मुनीर नियाज़ी साहब की शायरी के हवाले से अपनी गुफ्तगू हमसे शेयर करें। बहुत शुक्रिया। ख़वातीनो हज़रात, मैं बात शुरू करने से पहले एक नज़्म की कुछ लाइनें सुनाता हूँ ताकि जो बात करना चाहता हूँ, वैसे तो उनकी शायरी आपके जहन में होगी यकीनन, लेकिन कुछ लाइनें। छोटा सा एक गांव था जिसमें दिए थे कम और बहुत अंधेरा, बहुत शजर थे थोड़े घर थे, जिनको था दूरी ने घेरा, इतनी बड़ी तन्हाई थी जिसमें जागता रहता था दिल मेरा, बहुत कदीम फिराक था जिसमें एक मुकर्रर हद से आगे सोच न सकता था दिल मेरा। ऐसी सूरत में फिर दिल को ध्यान आता किस ख्वाब में तेरा, राज जो हद से बाहर में था
अपना आप दिखाता कैसे, सपने की भी हद थी आखिर, सपना आगे जाता कैसे। ख़वातीनो हज़रात, इस नज़्म को भी आप देखें और उनकी बाकी शायरी को भी देखें तो उनके साथ बड़ी ज़्यादती की। अशफाक साहब ने, जैसे डॉक्टर साहबा ने भी कहा कि उनको सिर्फ चुड़ैलों का एक शायर करार दे के तो फ़ारिग कर दिया। इसी तरह से कुछ और दोस्तों ने तिलिस्मात का शायर करार दे के और मतलब इस तरह की बातें करके, वो बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि इनके अहद में जो शोरा की अक्सरियत थी वो मुनीर नियाज़ी साहब से खाइफ थी। उनकी शायरी को कभी किसी ने एक्सप्लोर करने ही नहीं दिया। कुछ मेहरबान शोरा ने उनको इस तरह से घेरे रखा कि उनके शेर को समझ के उस पर बात करने वाले लोगों तक पहुंचने ही नहीं दिया। कुछ इस तरह की भी सूरत हाल हमारी आंखों के सामने रही। मैं कुछ बातें ऐसी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हम मुनीर नियाज़ी की शख्सियत और जो शायर हैं उसका जो इमेज बिल्डिंग है या उसकी जो मेकिंग है एज ए पोइट, उसके पीछे आखिर क्या अवामिल थे, ऐसी क्या चीज़ें थीं जिन्होंने सपोर्ट किया नियाज़ी साहब को इस तरह की शायरी करने के बारे में। ख़वातीनो हज़रात, नियाज़ी साहब दोस्त जानते हैं कि वो होशियारपुर में, खानपुर में रहे। वहाँ पे उनके ख़ानदान के बहुत सारे लोग थे। कुछ अरसा वो श्रीनगर में रहे। श्रीनगर एक ऐसा शहर है कश्मीर का जहाँ जहांगीर हर साल जाता था और उसकी जो डेथ हुई वो भी श्रीनगर के रास्ते में ही हुई थी। वो इतना खूबसूरत शहर था, वहाँ के दरख्त फलदार और फूलदार और मंजरनामा जो है उसका बहुत तज़किरा होता है। उसकी खूबसूरती का असर जो है वो नियाज़ी साहब को भी पड़ा। ये जो आप शालामार बाग देखते हैं ना, ये शाहजहां ने जब बनवाया तो उसने कहा कि एक ऐसा शालामार बाग बनाएं जैसा श्रीनगर में है। और जो श्रीनगर वाला शालामार बाग था वो नेचुरल था, उसके जो वो ये स्टेप्स हैं और फूल फल और ये सारे हैं वो नेचुरल थे। यहाँ पे इन्होंने उसको कॉपी करके बनाया और फिर न सिर्फ ये किया, वहाँ जो फल फूल दरख्त थे वो सारे शाहजहां के हुक्म से यहाँ भी लगाए गए। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ जो नेचर की खूबसूरती थी, अब जिन लोगों ने जंगल का एक्सपीरियंस किया हो उन्हें समझ आएगी कि जब घने जंगल और ख़ूबसूरत जंगल में शाम होती है, जब वो सूरज नीचे आता है, जब दरख्तों में से शुआएं निकल के आप तक पहुंचती हैं और जिस तरह के रंग और जिस तरह का करिश्मा और जिस तरह का तिलिस्मात का मंज़र वहाँ बनता है, अगर हम उसको एक्सपीरियंस कर लें तो हमें मुनीर नियाज़ी की शायरी को समझने में और उसको एक्सप्लोर करने में और ज़्यादा सहूलत हो जाएगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ बातें ऐसी मैं कर रहा हूँ ज़्यादातर जो मुनीर नियाज़ी साहब के अपने इंटरव्यू में है, ये कोई एजम्पशंस नहीं है। घड़ी हुई नाइब नियाज़ी साहब के इंटरव्यू में भी ये बातें कुछ ऐसी हैं जो कही गई हैं, तो इसलिए इनकी सनद जो है वो मौजूद है इस तरह की जो है। वहाँ से बस्सी वाले एक गद्दी का सिलसिला है जो खानपुर में वहाँ पे था, 12 बस्सी वाले, ये स्पिरिचुअल लीडर्स हैं जो वहाँ से शिफ्ट होके पाकपतन में आए और उन्हीं के पीछे ही वहाँ से जितने लोग थे वो साहिवाल में मुनीर नियाज़ी साहब और इनके ख़ानदान के बहुत सारे लोग यहाँ पे आके शिफ्ट हुए। ये जो एक रूहानी सिलसिला था, इस रूहानी सिलसिले ने भी मुनीर नियाज़ी साहब की शायरी को मुतासिर किया है। हमें उसके अंदर जो एक स्पिरिचुअलिटी का टच नज़र आता है उसकी एक वजह तो ये है। दूसरी वजह ये है कि मुनीर नियाज़ी साहब ने जब शायरी शुरू की तो वो ये कहते हैं कि मैं टैगोर को पढ़ता था। अब आप टैगोर की गीतांजलि या बाकी जो शायरी है उसको ज़रा कभी खोल के देखिएगा तो आपको उसका कॉन्टेक्स्ट भी समझ आएगा, उसके अंदर नेचर को जैसे लेके आते हैं वो और जिस तरह से इस ज़मीन के साथ जोड़ते हैं वो सारी चीज़ें जो हैं आपको वहाँ से मिलेंगी। और एक और बात, मुनीर नियाज़ी साहब ने शायरी का आगाज़ इंग्लिश में किया था। ये
इंग्लिश में पोइम्स लिखते थे। वो तो जब साहिवाल यहाँ पे आए हैं, मुनीर अपना मजीद अमजद से मुलाकात हुई है, तो उसके बाद ये उर्दू की तरफ आए हैं और फिर उनका काफ़ी वक्त ज़ाहिर है वहाँ मजीद अमजद साहब के साथ गुज़रा। अब थोड़ा सा कंपैरिजन अगर आप मजीद अमजद की शायरी का और मुनीर नियाज़ी साहब का करें तो आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि मजीद अमजद साहब जिस तरह एक नज़्म शुरू करते हैं, फिर दरमियान आता है, फिर एंड अप होता है, और वो इस धरती से, हड़प्पा से या किसी ना किसी इंडिजिनस जो कल्चर है उससे जुड़ी होती है। मुनीर नियाज़ी ने वहाँ से डेविएट किया है। एक तो उन्होंने टैगोर की तरह से नज़्म का स्ट्रक्चर तब्दील किया, दरमियान से शुरू हो जाती है, दरमियान में ख़त्म हो जाती है नज़्म उनकी। लेकिन नज़्म होती क्या है? एक लम्हे को कैप्चर करना होता है, ऐसे एक स्पार्क होता है, उसको उन्होंने कैप्चर किया है। और वो जिस तरह से लाइनें लिख के काटते हैं, जैसे नायब नियाज़ी साहबा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि वो उनके कागज़ और वो मेज़ पे पड़ा रहता था और मुख्तलिफ औक़ात में जहन में लाइनें लिखते काटते रहते थे। वो जो एक लम्हा होता था, उस लम्हे को कैप्चर करके नज़्म की जो शक्ल बनती थी वो मुनीर नियाज़ी की नज़्म थी। वहाँ से उनका नज़्म का आगाज़ हुआ। अच्छा, उसके बाद वहाँ तो जितना अरसा रहे, 7 रंग रिसाला भी निकाला, अरियन का भी जिक्र हुआ, और उन्होंने जो बुज़ुर्गों के पैसे थे वहाँ पे ख़र्च कर दिए, कुछ नहीं, तो फिर लाहौर आ गए। अब लाहौर आके वो कहते हैं कि मेरे लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि मैं शेर सुनाऊँ किसको। मुनीर नियाज़ी साहब को शहर में कोई शायर नहीं नज़र आता था कि जिसको वो अपना शेर सुना सकें। ये एक बहुत बड़ा अलमिया होता है। और फिर उन्होंने अपने आप को ज़ाहिर सुनाना शुरू कर दिया, और उनकी जो शख्सियत का तिलिस्म बना वो फिर ऐसा एक तिलिस्म बना जिसके अंदर भी फिर उन्होंने किसी को दाखिल नहीं होने दिया। और जैसे एक उसलूब की बात हुई, वो उसलूब बिल्कुल उन्होंने बनाया, और हर बड़ा शायर, मजीद अमजद ने अपना उसलूब बनाया, इसी तरह से मुनीर नियाज़ी साहब ने अपना उसलूब बनाया। और वो उसलूब वो है कि जब आप उसकी सिम्बलीज़ को, उसके इमेजेस को उसमें दाखिल हो जाते हैं तो फिर आपकी उनकी शायरी का मयार और उसकी जो डेप्थ है वो चीज़ें समझ आने लग पड़ती हैं। और आखिरी बात मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, दोस्त और बहुत सारे बात करेंगे। आखिरी बात ये है कि जो इमेजेस हैं उनके यहाँ, वो इमेजेस, एक नाहिद नियाज़ी साहबा ने एक और बात भी की कि वो घर पे अंग्रेज़ी लिटरेचर की किताबें पढ़ते रहते थे। अब इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि उन्हें यहाँ पे मुकामी सतह पे कोई नई अपील करती होंगी ना, तो इसलिए उन्हें वहाँ पे झांकना पड़ता था। जैसे हुसनैन साहब ने कुछ नाम भी लिए। अच्छा, वो जो इमेजेस हैं, वो इमेजेस मेकिंग का जो काम है वो उनकी शायरी में बना है। तो वो किस वजह से बना है? वो एक्सप्रेशनिज़म की वजह से बना है। ये जो एक्सप्रेशनिज़म है ये बुनियादी तौर पर रियलिज़म के बाद, रियलिज़म में तो आप अंगूर का फल ऐसी पेंटिंग बनाते हैं कि परिंदे आके चूंचे मारते हैं, तो वो उस फन की इंतहा है। इमेजेस का ये है कि आप कुछ चीज़ें बना देते हैं, कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं, और जो छोड़ देते हैं वो कारी अपनी बसारत से और अपनी बसीरत से उन फिल इन द गैप्स करता है, और वो फिर उस नज़्म में इन्वॉल्व हो जाता है अगर उसके पास टाइम हो उसके अंदर इन्वॉल्व होने का। तो नियाज़ी साहब की जो नज़में हैं उनके अंदर जो गैप्स हैं, फिल इन द गैप्स हैं, जिसकी वजह से बहुत जल्दी वो नज़्म आपको अपने अंदर दाखिल नहीं होने देती। लेकिन अगर आप दाखिल हो जाएं तो फिर उसका जो तिलिस्मात है, जो पुरस्रारियत है, और वो जो श्रीनगर के जंगल का मामला है, और जो फिर शाम का जिक्र है, और फिर जो हवा चलने का सारा सिलसिला है, तो ये सारी चीज़ें हमें, और जो स्पिरिचुअलिटी है और जो टैगोर की शायरी यहाँ से जुड़ी हुई है, तो ये सारा जो कॉन्टेक्स्ट है हमें मुनीर नियाज़ी साहब की शायरी में महसूस होने लग पड़ता है। आप उसको एंजॉय करने लग पड़ते हैं। और उन्होंने अपनी नज़मों के लिए नज़्म मुर्रा का फ्रेम वो इस्तेमाल किया है, आज़ाद नज़्म का नहीं किया जैसे नूनी राशिद का था या जैसे मजीद अमजद की ज़्यादा है। मजीद अमजद ने यह किया कि उन्होंने कोई भी वाक़या, कोई भी, जैसे वो ऑटोग्राफ लेते हुए या एक कुआं चलते हुए, या वो एक पूरा वाक़या है जो बयान कर दिया है। ये कोई एक लम्हे को कैप्चर करके उसको एलेबोरेट करते हैं। अब ये आपकी बसीरत और बसारत है कि उस लम्हे में आप कितने दाखिल होते हैं और आप मुनीर नियाज़ी साहब को कितना एक्सप्लोर कर पाते हैं। बहुत शुक्रिया।
बहुत खूब डॉक्टर गाफिर शहजाद। और अब मैं दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब परवेज़ अहमद हाशमी साहब से। मुनीर नियाज़ी साहब के हवाले से दोस्त अहबाब ने काफ़ी बातें कर ली हैं। मैं कुछ ज़ाती और शख्सी सतह के जोड़े छोटे छोटे वाक़यात ने वो मैं दोस्ताना शेयर करना चाहवागा। मुनीर नियाज़ी नाल मेरी शनासाई 80 की दहाई के बिल्कुल इब्तदाई सालों च वो टाउनशिप अपने नवे घर कुछ अरसा पहला शिफ्ट होए सी। मुनीर नियाज़ी साहब नाल मेरी मुलाकात 1981 और 82 चौदह हुई जो वो साहब फराज सन। गालबन उन्होंने कोई छोटा जहा ऑपरेशन होया सी। पहली दफ़ा मैं उन्होंने इयादत वास्ते गया दोस्तों के नाल। एक दोस्त ने बड़ी बेचैनी नाल पूछा कि खान साहब की मसला बनया। मसाने का ऑपरेशन होया सी। नियाज़ी साहब कहने लगे यार ग्राई वाटर की ज्यादती। वो बड़ा हैरान होया कहता ग्राई वाटर। खान साहब मैंने कहते हैं यार इन्हू बाहर जाके दसी। मैं कहा ठीक है जी। मुनीर नियाज़ी हमा सिर्फ मौसूफ आदमी से उन्होंने शख्सियत का पूरी तरह अहाता करना बहुत मुश्किल है। बड़ी मिस्टरी से उन्होंने शख्सियत जिस तरह शायरी च एक तरह का इसरार है, इस तरह उन्होंने परसनैलिटी एक तरह का इसरार और मिस्टरी सन। 80 की दहाई मैं एक दफ़ा उन्होंने को सुबह गया तो टेबल से अखबार पिया और लीड लगी सी जरनैल सिंह पिंडरा वाला मारिया गया। मैं कहा खान साहब है अजीब वाक़या होया। मुनीर नियाज़ी साहब ने इंदिरा गांधी ने एक बड़ी वड्डी गाल कढ़ी तो ज़ारों कतार रोन लग पे। यह बिल्कुल अजीब मेरे लिए वाक़या सी। फिर बाज़ औक़ात में देखा खान साहब सुबह तलावत कर रहे हैं और उस तो बाद भजन भी सुन रहे हैं। एक दफ़ा खान साहब के नाल मैं क्या कि तुहाडा इंटरव्यू करना है इमरोज़ वास्ते। एक इमरोज़ वास्ते इंटरव्यूज़ की सीरीज़ में शुरू की सी इमरोज़ के संडे मैगजीन में। उस सैफुद्दीन सैफ का, अहमद राई का, मुनीर नियाज़ी साहब का और दीगर कई हजरात शामिल सन। मैनू याद नहीं आ रहे 80 की दहाई की गल है शुरू। पहला इंटरव्यू मैं अहमद राई का किया तो कुछ कंट्रोवर्सी पैदा हो गई तरक्की पसंद तहरीक के हवाले नाल, अफसाना निगारी के हवाले नाल, नज़म निगारी के हवाले नाल, नवी गज़ल के हवाले नाल, शेरी तहरीकों के हवाले नाल। मुनीर नियाज़ी साहब का भी तस्करा आया अहमद राई ने इंटरव्यू। बाज़ जगह के इनकार, बाज़ मामलात का, बाज़ जगह के असबात। इतवार का दिन से मैं अपने घर बैठा सी। मेरा तो मुनीर नियाज़ी का घर करीब करीब सी तो संडे वाले दिन मुनीर नियाज़ी मेरे को तशरीफ लाए। मैं उन्होंने बिठाया, चाय वाय पिलाई। उन्होंने आज इंटरव्यू अहमद राई का छपया इमरोज़ का मैगजीन। मैं कहा जी। कहते यार कुछ कंट्रोवर्सी पैदा हुई है। मैं पढ़िया कहीं लेकिन मैनू अख्तर हुसैन जाफरी साहब ने फ़ोन करके दसिया। मैं कहा कोई नहीं खान साहब मैं तुम्हें प्रोवाइड करना तुम देख लो। तो मैं फिर तुहाडा भी इंटरव्यू कर लेना, तुहाडा भी नुकता नज़र आ जाएगा। चुनाचे मैं फिर मुनीर नियाज़ी साहब का भी इंटरव्यू किया तो लैवल जोड़ा वो एक हो गया। कुछ जी मामला कंट्रोवर्सीज पैदा हुई सी वो किसी हद तक ख़त्म हो गई। अच्छा मैंने याद है कि उदो पक्की पकाई रोटी नहीं मिलती सी। भुट्टो साहब ने प्लांट लाया सी लेकिन ये ज़ियाउल हक के दौर च भी कुछ अर्सा दुकाना की सप्लाई होती रही।
एक दुकान पर खान साहब मेरे नाल गए कि यार पक्की पकाई रोटी लैनी है। और दुकानदार ने कहा जी सप्लाई नहीं आई अज। तो खान साहब कह लगे और यार शहजाद अहमद और तुहाडी रोटी कारपोरेशन का चेयरमैन है, उन्होंने मेरा मैसेज भिजवा सप्लाई लेकर बनाया। मैं क्या खान साहब दुकानदार को शहजाद अहमद का की पता। कह लगे चलो यार साडा शायद दोस्तों की मशहूरी हो जाएगी। तो इस तरह जरा लाइट नोट बाद के रिमार्क्स देने सन दोस्तों के बारे। एक तरह मैंने कह लगे कि यार कितने बाहर निकलने हैं। टाउनशिप नवी नवी तमीरात हो रही सन, कुछ नवे घर बन रहे सन, नवी सड़क बन रही सन। कहने यार बाहर निकलने शायद कोई एक अद्धी नवी नज़म हाथ आए। चुनाचे असी बेआबाद जगह से और उन्होंने जगह से जिथे अगे नवे मकान बन रहे सन, नवे रस्ते बन रहे सन, काफ़ी 2-3 घंटे तक पैदल घूमते फिरते रहे। एक दफा खान साहब ने कहते हैं यार यार तेरे को एक साइकिल है, तो कभी कभी लैके मेरे वाल आना तो तो बैठा जा सकता। मैं क्या खान साहब साइकिल कैरियर से बिठा के मेरे को नहीं चलनी। कहते हैं यार अगे बैठ जाना मैं क्या खान साहब उन्होंने डंडा कहते तो किस तरह बैठो उस डंडे तो कहते हैं यार बैठ जाने। वो एक जगह पर कोई चबूतरा या तलाश किया तो खान साहब ने पैर रख के वो साइकिल के अगले हिस्से पर बैठे तो मैं साइकिल चला के मार्केट तक लै गया। फिर बाद जो मूड होंगे और यार साइकिल से चलते हैं। खान साहब की जो अच्छा एक होर में छोटा जहा वाक्य याद आ रहा मैनू। मैं अपने घर च कुछ पौधे लाए सन। मैंने एक दोस्त ने जामुन के 2 पौधे दिते गमले। एक मैं अपने घर ला लिया, एक मैं खान साहब को देता। मैं कहा खान साहब तुम लाओ। वो गमले पौधा देख के कहने लगे यार एडा छोटा पौधा है, एक कदों बड़ा होया, कदों फल लगेगा। और मैं जो उम्र में इस हिस्से कि वो देख पावगा। वो अल्लाह का करना ऐसा होया, वो दरख्त भी बड़ा हो गया, फल भी लग गया। खान साहब ने फल खादा भी, बल्कि मैं इर्द गिर्द भी जोड़े 2-4 घर ही उन्होंने तक भी शायद फल पहुँचा हो। तो पिछले दिन आप महल साहब दस रहे सन कि बड़ा फल लगता उस दरख्त से। खान साहब के बेडरूम के पिछवाड़े जगह भी लगे। सो ये छोटे छोटे कई वाकयात खान साहब ने 40-45 साल का ताल्लुक से। जो लोग खान साहब की पहली मिसिस का इंतकाल होया तो असी उन्होंने बैडरूम के पिछले पासे बैठे सन बैक लॉन। मलक गुलाम नबी, हनीफ रामे, अशफाक साहब, मोनू भाई एक जगह से बैठे सन। मैं भी उन्होंने करीब ही बैठा सा। साढ़े को एक साढ़े अफसाना निगार से एक अफसाना निगार दोस्त बैठे सन कदरे हट के। अच्छा मुनीर न्याजी जो अपनी मिसिस की याद रो रहे सन, हले तदफीन का वक्त नहीं सी होया। तो अफसाना निगार दोस्त कहने लगे यार देखना मुनीर न्याजी ने जल्दी दूसरी शादी कर लेनी। गल उस वे तो ज़रा बुरी लगी, सब अच्छी नहीं लगी। लेकिन कुछ अर्से बाद मैं खास साहब मिलने उन्होंने घर गया तो मैं देखा कि एक उन्होंने करीबी अजीज़ बैठे ने डॉक्टर साहब जो साढ़े फैमिली डॉक्टर भी सन, डॉक्टर बुरहान अहमद खान। तो एक साइड से एक बड़ी मुअज़्ज़ज़ खातून बैठी है। मैंने खान साहब ने तारफ़ करवाया कि यार परवेज़ मेरी बेगम ने। उन्होंने दिनों टी हाउस जाना मामूल की गल सी। डेली तकरीबन टी हाउस जाके 2-4 घंटे बैठते थे। तो मेरा दिल काला पै गया। मैं खबर ब्रेक करनी चाहिए। मैं चुनाचे अर्बन ट्रांसपोर्ट की बस से बैठा तो टी हाउस पहुँच गया। लेकिन मेरे पहुँचने तो पहले खबर ब्रेक हो चुकी थी और सब को पता चल चुका सी खान साहब की नवी शादी हो गई। अलबत्ता सब लोग मेरे इंतजार कि यार कोई जुज़ियात कोई तफसील। सब तो पहला मैनू टी हाउस के मेन दरवाजे के कोल अल्ताफ कुरैशी, सलीम शाह, बाबा यूनुस ने घेर लिया। उन्होंने डिटेल पूछी यार। मैं क्या हाँ मैं तस्दीक की। मैं क्या मिसिस मुनीर न्याजी मैं मिल के आया।
फिर इंतज़ार हुसैन मुज़फ़्फ़र सैयद ज़ाहिर डार, इन्होंने मैंने अपनी टेबल पर बुला के पूछा यार है खबर, मैं कहा बिल्कुल सही है। फिर इसरार जैदी, सदीक अफगानी, नईम अज़हर, रशीद मिसबा आखिरी टेबल पे बैठे थे। इन्होंने मेरे को पूछा, मैं कहा यार बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इंतज़ार साहब और ज़ाहिर डार और बाबा यूनुस अली वो बड़ा जोर देकर पूछ रहे थे यार मिसेस मुनीर नियाज़ी की उम्र के बारे में दसो। मैं कहा यार शी इज़ सो यंग, सो चाहिए। हर इंसान की उनके साथ एक वाबस्तगी है, एक अंदाज़ है, एक बात करने का तरीका है। बहुत शुक्रिया। कॉलम निगार और जितने भी निगार उनके नाम के साथ लगते हैं उससे वो नाम सजा हुआ है। जनाब असगर नदीम सैयद साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो दोबारा से इस महफ़िल को ज़ाफ़रान ज़ार कर दें, दोबारा से इस महफ़िल को उसी मुकाम पर पहुँचा दें जहाँ पे गुफ्तगू। किसी भी मौजू पे हम बात कर रहे हों, मुनीर बीच में ज़रूर आता है। तो मैं खुर्शीद रिजवी साहब, मोहतरमा नाहिद नियाज़ी साहिबा का भी मशकूर हूँ कि उनकी सोबत मुझे मैसर आई इस वक्फे में। जहाँ तक मुनीर की शख्सियत और शायरी का ताल्लुक़ है तो बहुत सी बातें दोस्तों ने की हैं, बहुत अच्छी मिसालें भी दी हैं। गाफिर ने जो नज़्म पढ़ी उसने तो बस बता दिया कि इब्तदा उसके कलाम की किस तरह हुई थी और किस तरीके से उसने अपनी बस्ती को याद किया, और कमाल वो नज़्म हमें कभी भी नहीं भूलेगी। मैं समझता हूँ मुनीर नियाज़ी को किसी अदबी थ्योरी, किसी नज़रिए में कैद नहीं किया जा सकता। वो एक ऐसा शायर था जो वफूर के साथ अपनी पूरी सदाकत के साथ ज़ाहिर हुआ, और वो सदाकत आज तक हमारी रहनुमाई करती रहेगी। ये बात मैंने महज लफाजी में नहीं कही, मैं आप बताना चाहता हूँ कि मुनीर की शायरी पोजीशन लिए हुए है। शेर सुनिए, शब गजीदा सहर को सामने रखें, वो जो तरकीब इस्तेमाल कर रहा है उसको ज़हन में रखें। सुबह काज़िब की हवा, दर्द था कितना मुनीर, रेल की सीटी बजी और दिल लहू से भर गया। ये मेरे नौजवान साथियों, ये रेल की सीटी एक पूरी दास्तान है, पूरी दास्तान है जिस आग में से निकल के मुनीर पाकिस्तान आया था। तो उससे ये कितना बड़ा शेर हो गया, और उसमें उसने एहतजाज भी कैसे किया है, किस तरीके से किया है, और जो तासुर दिया है उसने। सुबह काज़िब की हवा, हाय हाय हाय, और दर्द तो उसका इस्तारा है, आपको पता है, सबको पता है। तो इसी तरह अब आप देखें कि हमारी 75 साल के सफ़र पे उससे बड़ा शेर किसी ने नहीं कहा कि हरकत तेज तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। मुनीर इस मुल्क पे आसेब का साया या क्या है, क्या क्या ये इस शेर को कहाँ लेके जाएंगे? जब भी कोई वाक़या होगा ये शेर सबसे पहले आ जाएगा कि भाई ये खड़ा है, ये शेर तुम्हें याद दिला रहा है कि तुम कहाँ कहाँ बेईमानी कर रहे हो। फिर किसी ने इस शेर को समझा होगा, मैं सिर्फ दोहरा रहा हूं कि हवस ज़र की उसे आखिर मकाने खाक में लाई। क्या क्या बात है, कैसे मकाने खाक, हवस ज़र की, इसके पीछे पूरी हिकायत है। हवस ज़र की उसे आखिर मकाने खाक में लाई, बनाया नाग ने जिस्मों में घर आहिस्ता आहिस्ता। ये वो नाग है जो आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर जहर की तरह सरायत करता है, और हवस ज़र करने वाले आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं। आपकी पूरी असेंबलियां हवस ज़र से भरी हुई हैं, ताजरों से भरी हुई असेंबलियां हैं। ये बात मुनीर कोई बात ऐसे नहीं कर जाता, कोई चीज उसने हवा, वो जो दरवाजा खुल गए शहरे, तो उसके पीछे भी ये है कि हल्की सी आहट से हम डर जाते हैं, हल्की सी चीज से हम चौंक जाते हैं कि ये ऐसा माहौल कर दिया गया है। सो
मुनीर की शायरी को इंटरप्रेट करने बैठें तो वो तो सदियां लग जाएंगी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे उन्होंने अपने हाथ से लिखी हुई, पुरानी बात कर रहा हूँ, जब ये गज़ल भेजी उस वक्त मैं उनका एक मद्दाह था और उनसे मेरी ख़तो किताबत थी और मैं मुल्तान में था, तो उनका की ये गज़ल मुझे मिली तो मैं कई दिन तक सोच नहीं सका कि ये है क्या। वो गज़ल ये थी, मेरे पास आज भी महफूज है। इस शहर संग दिल को जला देना चाहिए, फिर इसकी खाक को भी उड़ा देना चाहिए। मिलती नहीं पनाह हमें जिस जमीन पर, एक हश्र उस जमीन पे उठा देना चाहिए। अब बताइए, आज इस जमीन पे हमें पनाह नहीं मिल रही, बलोच औरतें बच्चे उठा के फिर रही हैं, उनको पनाह नहीं मिल रही। तो उस शहर संग दिल को जलाया जाए कि नहीं? बताएं, ये कैसे वो कह गया? उसको पता था कि इस मुल्क के अवाम के साथ क्या होना है और कैसे होना है। तो कोई एक चीज नहीं है, उसका पूरा कलाम बज़ाहिर इमेजरी है, बज़ाहिर मेटाफर है, लेकिन पीछे पाकिस्तान है। डे वन से उसको इसका दुख था, डे वन से, और वो यही लिख रहा था। अब आप दो बातें तीन और करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि ये तो बयान ऐसा है कि मुनीर तो मेरा इश्क है, तो मैं तो वो मजबूर हूँ। लेकिन मैं आपको एक दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। मुनीर जितना शफाफ लिबास पहनता था उतना ही अंदर से शफाफ था, और उसको दो चीज़ों से नफरत थी, दो चीज़ों से, एक मुनाफिकत और रियाकारी और दूसरे तासुब। इन दो चीज़ों से उसे शदीद नफरत थी, इसलिए वो बलंट था। एक साहब कह गए ना कि मासूम नहीं, वो खुल के वार करने वाला बंदा था। उसने कोई मासूमियत की गुदड़ी नहीं पहनी हुई थी। आप उसके सामने बात तो करके देखते, वो आपके अंदर से सच निकाल के बाहर ले आता था। तो जो उनके साथ बैठे उठे हैं या उनको करीब रहे हैं, उनको सब पता है कि मुनीर कितना अंदर से शफाफ था और खुर्शीद रिजवी साहब ने अभी कुछ देर पहले उधर बैठ के जो बात की थी, और मैंने उसको साझ किया था कि वो मगरूर आदमी नहीं था, वो खुददार आदमी था। खुददार आदमी मगरूर से कहीं बड़ा होता है, कहीं आगे होता है। वो खुददार था। मैंने आज तक उसको मुश्किल हालात में भी कोई चीज लेने की कोशिश मैंने नहीं देखी कि वो इस कदर खुददार आदमी था। अगर उसको कोई चीज खरीदनी है, खिलानी है, तो वो पहले जेब से पैसे खुद निकालता था, फिर कहता था ओए ऐसे छोड़ पा, यानी पहले वो खुद अपना हिस्सा डालता था। बहुत खूब। अब वो शख्सियत जिन्होंने उनकी ज़िंदगी के, उनकी शख्सियत के, उनकी शायरी के, उनको लिखते हुए उनके सारे रंग देखे। हमने तो उनकी लिखती हुई तहरीरों को पढ़ा और उन्होंने उन्हें लिखते हुए देखा भी। वहम तुझको ये अजब है ए जुमाले कमनुमा, जैसे सब कुछ हो मगर तू दीद के काबिल ना हो। और वो जब आखिर में पढ़ा करते थे कि कोई हद नहीं है कमाल की, कोई हद नहीं है जमाल की, वो क़यामतें जो गुज़र गईं थी अमानतें कई साल की, और आंखों से आंसू बहते थे मुसलसल उनकी। और जब वो इश्क़ नबी में मामूर होकर कहते थे फ़रोग़ इसमें मोहम्मद हो बस्तियों में मुनीर, कदीम याद नए मस्कनों में पैदा, बैठ जाएं साया दामाने अहमद में मुनीर, और फिर सोचे वो बातें जिनको होना है अभी। बहुत मोहब्बत के साथ हमारी आपा जान मोहतरमा नाहिद नियाज़ी साहिबा से मुल्तमिस हूँ कि उन सारे रंगों को यकजा कीजिए, और मुनीर नियाज़ी साहब के हवाले से सबसे ज़्यादा आपका हक बनता है, आप बात कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज नियाज़ी साहब की बरसी का दिन है, उनकी 70वीं बरसी है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। वो एक आला इंसान थे, पूरी इंसानियत का दर्द रखते थे। वो आशिक़ रसूल और मुहब्बे वतन पाकिस्तानी थे। रोज़ सुबह कलाम पाक तिलावत करते और तस्बीह करते थे। वफ़ात से
कुछ साल पहले असर के वक्त 2 मरतबा दुआ करने लगे थे। उनको अपने दीन और हुजूर पाक से बेइंतहा इश्क था। उनको हुजूर पाक की 2 बार ज़ियारत हुई। उनकी नात, मैं जो एक बर्बाद हूँ आबाद रखता है मुझे देर तक, इसमें मोहम्मद शाद रखता है मुझे। और अपने वतन से मोहब्बत और वाबस्तगी उनके बेशुमार नगमे हैं। एक नगर ऐसा बस जाए जिसमें नफ़रत कहीं ना हो, आपस में धोखा करने की जुल्म की ताकत कहीं ना हो। इसके मकी हों और तरह के, मस्कन और तरह के हों, इसकी हवाएं और तरह की, गुलशन और तरह के हों। उनकी शख्सियत में अजीब तरह की तजल्ली और कशिश थी। जिस महफिल में जाते उनके इर्द गिर्द लोग इकट्ठे हो जाते। अदबी तकरीब हो या शादी की, जिस जगह कदम रखते वो जगह रोशन हो जाती। इशारे पर गाड़ियाँ रुक जाती, लोग मिलते, मशायरा पढ़ते। लोग इतनी तवज्जो से सुनते थे कि अगर सुई भी गिर जाए तो उठा लो। मेरे तो शौहर थे। इन 17 सालों में एक लम्हा भी मैं नहीं भूल पाई। कोई दिन उनकी याद के बगैर नहीं गुजरा। नमाज़ पढ़कर हमेशा दुआ करती हूँ। न्याजी साहब अपने चाहने वालों के दिल में बसते हैं। उनके जाने के बाद मैं समझती थी कि मैं अकेली औरत हूँ, लेकिन आप सब ने मेरा ख्याल रखा। सब आते जाते रहे। इन सालों में अलहमरा, पिलाक और कई इदारों में उनके साथ तकरीबें मुनक़िद हुई। दोस्त अहबाब के घरों में पूरा पाकिस्तान हमारा घर है। आप सब लोग मेरे अपने हैं। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आज भी वो हमारे दरमियान ज़िंदा हैं। ये अहद मुनीर न्याज़ी का अहद है। मुनीर न्याज़ी साहब की उर्दू और पंजाबी शायरी इसका मुँह बोलता सबूत है। मैं सारी दुनिया का उसका मुँह बोलता सबूत है। सारी दुनिया इसका एतराफ़ करती है। उनकी तकरीब का एहतमाम आज मजलिस तरक्की अदब की तरफ से किया गया है। उन्होंने न्याज़ी साहब की म्यूज़ियम भी पहले बनाई थी। अब्बास ताबिश साहब न्याज़ी साहब के अच्छे दोस्त, अमेरिका जाने में वीज़ा पासपोर्ट की कोशिश की और हम सफ़र भी रहे। खुर्शीद रिजवी साहब उनके अच्छे दोस्त। न्याज़ी साहब उनके घर भी जाते, उनके साथ सैर पर भी जाते और हमेशा अपना ताज़ा कलाम उनको सुनाते। असगर नदीम सैयद साहब को वो वज़ीर ख़ज़ाना कहा करते थे और उनसे माली उमूर तय नहीं होते थे तो हमेशा उनसे अपनी ज़मीन की बातें सब डिस्कस करते। आप सब साहिबान से ख़ास तौर पर मोहतरम दानियाल सलीम गिलानी साहब, सेक्रेटरी कल्चर इंफॉर्मेशन, वो आ नहीं सके। तहे दिल से आप सब साहिबान का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। हाज़रीन, इंतज़ामिया का शुक्रिया। आज बरसी के मौके पर परवेज़ हाशमी साहब और सफदर हुसैन अलहम्द पब्लिकेशन की जानिब से खराज तहसीन के तौर पर कुलियात मुनीर न्याज़ी और कुल कलाम नए तर्ज से छपा है। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप यकीन जाने कि हम सब भी आप ही की तरह उदास होते हैं उनके लिए। जैसा कि असगर नदीम सैयद साहब ने कहा कि वो जो शायरी थी और वो जो शायरी के पीछे पाकिस्तान का दर्द था, दुख था, वो जिस रेल का तज़किरा था, जिस पाकिस्तान की बात थी, जिस आहिस्ता रवी की बात थी, उस हरकत के कम होने की बात थी, तो हरफ़े आखिर भी उन्होंने कहा, शहर को बर्बाद करके रख दिया उसने मुनीर, शहर पर ये जुल्म मेरे नाम पर उसने किया, मेरी सारी ज़िंदगी को बेसमर उसने, उम्र मेरी थी मगर इसको बसर उसने किया। वो ये उस एक नहीं है, हाँ, वो कई हैं। और आपने आज बड़ी खूबसूरत उनकी शायरी के इस पहलू पे बात की। और अब मैं नहायत अदब के साथ, हमारी खुशकिस्मती है कि हमें सनद के तौर पर जब कोई लफ्ज़ दरकार होता है तो हम जनाब डॉक्टर खुर्शीद रिजवी साहब की तरफ रजू करते हैं। बहुत मोहब्बत के साथ मुल्तमिस हूँ कि आपके तो वो बहुत ही प्यारे दोस्त थे और आपके वो इतने मोतरिफ़ थे और वो कहते थे मैं कराची जाने से पहले चाहता हूँ कि खुर्शीद रिजवी साहब मेरा कलाम देख ले। तो बड़ी मोहब्बत के साथ रिजवी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो गुफ्तगू करें। मैं समझता हूँ कि हमें ये शऊर हासिल है कि हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात कर रहे हैं जो सिर्फ़ अपने ज़माने में नहीं, उर्दू शायरी के पूरे ऐवान में एक मुनफरिद आदमी था।
मैं इनफरादियत की बात कर रहा हूँ, किसी को ये ख्याल ना हो कि कोई बड़े छोटे की तरतीब कायम कर रहा हूँ। लेकिन मुनीर नियाज़ी इसी तरह अलग था जैसे किसी तारीक शब में सितारा अलग होता है। और इतना जेन्युइन आदमी ज़िंदगी में कम देखा है। उनका फ़न भी और उनकी शख्सियत भी, उसमें एक अछूतापन है। मुझे एक बात याद आ रही है, एक दिन उन्होंने वो टेलीफोन पर, जैसे भाभी ने फरमाया, अक्सर वो मुझे टेलीफोन करते थे, कभी कभी मेरे यहाँ तशरीफ़ भी लाते थे। वो टेलीफोन पर कोई बातचीत हो रही थी तो उन्होंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट के वो मशहूर मिसरे पढ़े, एंड वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep। बहुत ही एक एहसास तारीफ़ के साथ उन्होंने इन्हें पढ़ा। तो मैंने उनसे कहा, न्याज़ी साहब, जो उस पंजाबी में हमेशा गुफ्तगू फरमाते थे, न्याज़ी साहब तुहानू केड़े केड़े अंग्रेज़ी शायर पसंद ने? बरजस्ता कहते हैं कोई भी नहीं। किसी ने पढ़िया होवे तो कोई पसंद होवे। अच्छा, ये उनकी बात जो थी, अगर आप इसकी गहराई पर गौर करें तो उन्होंने यही बात जाहिर की थी कि उन्होंने जाहिर है कि पढ़ा जो भी किया, किसी की गर्द अपने ऊपर आने नहीं दी। और वो जो उन्होंने कहा है ना, मैं जैसा बचपन में था आज अब तक भी मैं वैसा हूँ। अच्छा, ये कोई कह सकता है? वो सारी बातें जो मुनीर नियाज़ी के ज़हन में थीं और जो वो पेश करते थे, वो हमारे अंदर भी मौजूद हैं, मगर हम उन्हें खो चुके हैं। मुनीर नियाज़ी ने उसको नहीं खोया। शेर है ना, गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं, तूने मुझको खो दिया, मैंने तुझे खोया नहीं। ये बात बहुत शायरों ने कही है कि तुमने हमें भुला दिया, हम ना तुम्हें भुला सके। लेकिन मुनीर नियाज़ी ने सिर्फ भुला देने की बात नहीं की, बल्कि उसने इसमें अपना दर्जा उससे बुलंद रखा है। तूने मुझको खो दिया, मैंने तुझे खोया नहीं। ये बात इस लहजे में किसी ने नहीं की। मेरा ख्याल है गीत हो, गज़ल हो, नज़्म हो, जितनी अछूती बातें, जितने एहसास के साथ मुनीर नियाज़ी ने कही हैं, उनकी मिसाल ढूंढना बहुत मुश्किल है। अब देखिए, यानी ज़मीन और उसकी खुशियाँ और उसका मंजरनामा हम सब ने देखा है। जब मुनीर नियाज़ी उसको बयान करते हैं, वो एक पेंटिंग मालूम होती है। अब वो देखिए, और इतना एहसास होता है उसमें कि अगर वो दरख्त के सब्ज़ होने की बात करे तो हमें सब्ज़ी अपने हाथों में महसूस होती है। अब वो देखिए, उन्होंने कहा है कि घर की मुंडेरों तक घिर आई काली घोर घटा, घर की मुंडेरों तक घिर आई काली घोर घटा, बूंदों की रिम झिम में सारे शहर का शोर मिटा। क्या बारीकी है। बूंदों की रिम झिम में सारे शहर का शोर मिटा, बिजली ने नीले पर्वत को लहूलुहान किया। आप देख लीजिए ये इमेजेस किस दर्जा छूते हैं और इनके अंदर कितनी लाइफ है, यानी ये पोरों तक जिंदा है।
और इस तरह की इमेजरी जो इस ज़मीन के सामने की चीज़ें, जो कीट्स ने भी कहा था कि ट्रीज़ ओल्ड एंड यंग, ये चीज़ें जो हम रोज़ देखते हैं, दरख्त हैं, चाँद है, सूरज है, इसको महसूस करना और रिप्रोड्यूस करना इतना आसान नहीं है। आसान होना सबसे मुश्किल काम है। और मुनीर नियाज़ी इन मानों में आसान आदमी थे और इसीलिए बहुत मुश्किल भी थे, इसीलिए वो बहुत दूर भी थे कि उनकी ज़ात बिल्कुल सादा थी, बिल्कुल सादा। इतना आसान हूँ कि जिसको मानना आसान नहीं। तो मैंने तो उनके यहाँ ये जिस तरह कुछ लोग करते हैं कि गुरूर भी था, अक्सर लोगों को ये ख्याल है कि गुरूर था उन्हें, मैंने तो उनको बहुत करीब से देखा, कहीं एक शायबा भी गुरूर का उनकी तबीयत में नहीं था और बिल्कुल खुली किताब की तरह थे। उनकी बातों में एक ऐसी गहराई होती थी और उस बात की कोई तैयारी, कोई पस मंज़र नहीं उनके सामने होता था। एक दिन वो गवर्नमेंट कॉलेज तशरीफ़ लाए, पंजाबी मजलिस का इजलास था, तो लड़कों ने बाद में निकल कर उनसे ऑटोग्राफ वगैरह लेने लगे और बाहर बरामदे में ये फजल हुसैन रीडिंग रूम के बाहर खड़े हो गए। मैं भी उनके साथ खड़ा हुआ था। तो किसी लड़के ने उससे कहा कि नियाज़ी साहब बड़ा चिर हो गया है, तुसी पंजाबी च कुछ नहीं लिखिया। तो उन्होंने कहा गल ये है, एक ज़माना सी कि मैं ते अहमद राई ते असी चंद दोस्तां ने ये सोचा कि पंजाबी साड़ी मां बोली, असी ये लिखीए, असी ये खिदमत करिए, असी लिखते रहे। फिर होया ये कि पंजाबी च मिलन लग पे पैसे, तो जिथे रिस्क होवे उत्थे कुत्ते बहुत आ जाते। फिर असी पीछे हट गए। ये बात कह के उन्होंने मेरी तरफ रुख किया और कहने लगे, खुर्शीद साहब 2 नंबर बंदे च एक बड़ा कमाल होता है, एक्टिव बहुत होता है। जितनी देर ये बिल्कुल जितनी देर असी फैसला करने मैं और तुसी कि असी इस दावत जाइए कि ना जाइए, वो खिलाल करदा बाहर आ गया। क्या बात है। मुनीर नियाज़ी पर जितनी भी गुफ्तगू हमने की और जितनी भी मैं कर लूँ, ये अधूरी ही रहेगी। ऐसे लोगों के बारे में गुफ्तगू में कभी मुकम्मल नहीं हुआ करती। उनके फ़न में एक यानी एक ऐसी बात है जिसमें कहीं मैंने ये महसूस किया है, जैसे लोग खिजाब लगाते हैं ना, तो मेरा ये मुशाहिदा है कि जो बहुत बाज़ौक़ और बड़े परफेक्ट खिजाब लगाने वाले होते हैं, वो कनपटी पे से थोड़ी सी सफ़ेद बाल छोड़ देते हैं, वो फिर बड़े नेचुरल लगते हैं। मुनीर नियाज़ी अपने फ़न में उसको उस मिसरे के कहीं कहीं खुरदरापन छोड़ते थे। वो उसको इतना पॉलिश नहीं करना चाहते थे कि उसकी ओरिजिनलिटी ज़ाय हो जाए, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को बहुत पॉलिश कर देते हैं तो उसकी अपनी खुशबू ख़त्म हो जाती है। तो उनके फ़न में जो जैसे अभी हसनैन ने या किसने कहा कि वो कुछ लोग उनके फ़न की बाज़ पहलुओं पर अंगुश्त नुमाई करते हैं, यहाँ कच्चा रह गया हो गया, वो कच्चा रह नहीं गया था, वो मुनीर नियाज़ी छोड़ता था आपसे। और मेरा ये ज़ाती ख़्याल है कि पूरी उर्दू शायरी में मुनीर नियाज़ी ने कुछ नहीं तो 40-50 अशार इजाफ़ा की है। यानी जिस तरह का आइडिया और जिस तरह का एक्सप्रेशन पहले नहीं था। दश्ते नजदे यास में हो, हर तरफ दीवानगी, हर तरफ महमिल का शक हो पर कहीं महमिल ना हो। क्या 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 आप देखिए क्या मिस्ट्री है। ये जो अभी शाह साहब ने
गज़ल का हवाला दिया था ना, आहिस्ता आहिस्ता, इस पर कई लोगों ने गज़लें कही हैं, लेकिन इस शेर के एक एक मिसरे में जो क्रिएटिविटी है वो कंपेरेबल नहीं है। उगा सब्ज़ा दरो दीवार पर आहिस्ता आहिस्ता, आप अगर गौर करें आपको सब्ज़ा उगता हुआ महसूस होता है। जितनी आहिस्तगी से सब्ज़ा उगता है उतना ही आहिस्तगी से ये कहा गया है, उगा सब्ज़ा दरो दीवार पर आहिस्ता आहिस्ता, हुए खाली सदाओं से नगर आहिस्ता आहिस्ता। मेरे बाहर फसीलें थीं वो बार रंग बारां की, मिली मुझको तेरे गम की खबर आहिस्ता। क्या क्या गज़ल है, पूरी गज़ल देख लें आप जी। वो जो क्या है जी, बहुत ही सुस्त था मंज़र लहू के रंग लाने का, निशान आखिर हुआ ये सुर्ख तर आहिस्ता आहिस्ता। सुर्ख और तर भी देखिए यहाँ क्या क्या चीज़ है। और फिर वही बात, मुनीर इस मुल्क पर आसेफ का साया है या क्या है, कि हरकत तेज़ तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। तो मैं समझता हूँ जी, मैं रात भर भी गुफ्तगू करता रहूँ तो ये मेरा जज्बा जो है उनकी शायरी को अप्रिशिएट करने का, इसका मैं हक़ अदा नहीं कर सकता। तो अब्बास ताबिश का शुक्रिया कि उन्होंने हमें जमा किया यहाँ, और बिल्कुल ठीक मौके पर किया, उनके यौम वफ़ात पर किया। अगर उन्होंने कोई नज़म लिखी है वो सुनाना चाहते हैं तो फ़ौरन पहला बात ये होती थी, खुर्शीद साहब कुछ शेर में कहे ने ज़रा सुनो। कोई तमहीद कभी उन्होंने किसी चीज़ की नहीं बांधी, जो गरज होती थी वही बस। तशरीफ़ लाएँ तब भी। तो उसमें मैंने कहा, तो अगले दिन सुबह उनका फ़ोन आया, कहने लगे खुर्शीद साहब वो कुब नहीं निकलता। मैं क्या चलो फिर दफ़ा करो। अच्छा खैर जी, बहुत बात लंबी हो गई। उम्मीद किसी के आने की या दूर से बात सुनाने की, अनदेखी छब दिखलाने की, हर बात में देर लगाने की, अब टूट गई। उम्मीद किसी के आने की या दूर से बात सुनाने की, अनदेखी छब दिखलाने की, हर बात में देर लगाने की, अब टूट गई। वो नैन नशीले बंद हुए, वो सूरत हमसे रूठ गई। वो नैन नशीले बंद हुए, वो सूरत हमसे रूठ गई। अफसुर्दा सर्द अंधेरे में, ये अफसुर्दा सर्द अंधेरे में ये एक किरण भी बुझ गई है। अफसुर्दा सर्द अंधेरे में ये किरण भी बुझ गई है। एक दूर के ताप पे जलती हुई एक शम्अ अनोखी बुझ गई। बहुत क्या करें कि खूबसूरती का इख्तिताम ही उदासी पर होता है हमेशा। अभी इस महफिल के इख्तिताम पर बस उनका एक आखिरी पंजाबी का शेर पढ़ते हुए इसको इख्तिताम करते हैं। साढ़े हाल दी खबरों रखदा सी, सारी उम्र जड़ा अनजान दसिया। अपने ही अंदाज का बेपनाह खूबसूरत शायर जिसे आज मजलिस तरक्की अदब में जनाब अब्बास ताबिश साहब की बहुत ख्वाहिश और मोहब्बत के साथ इस महफिल को तरतीब दिया गया।